नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी बीजेपी के नवीन युग की। जी हाँ, बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही एक नया दौर शुरू हो गया है। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कमान सौंपी गई है और इससे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब संगठन में पीढ़ी बदलाव सिर्फ नारा नहीं बल्कि रणनीति है। 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये तय माना जा रहा था कि पार्टी की कमान नितिन नवीन के हाथों में ही जाएगी। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने को बीजेपी अपने संगठनात्मक विकास और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि युवा अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने और क्या संदेश देने की कोशिश की है। क्या नितिन नवीन की टीम में भी युवा नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन को बीजेपी की कमान, युग परिवर्तन पर सियासी घमासान। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। 14 दिसंबर 2025 को जब नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उस दिन ही यह तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी के नए बॉस अब नितिन ही होंगे। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नामांकन आया था। इसके बाद वे निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बन गए। 45 की उम्र में नितिन को बीजेपी की कमान देकर पार्टी ने कई संकेत दिए हैं। दरअसल केवल 2 दशकों में ही बीजेपी ने पहले से दूसरी और अब तीसरी पीढ़ी को अवसर दिया है। वही पद संभालते ही नितिन ने कहा कि हम जिस दल से जुड़े हैं वह राजनीति भोग नहीं त्याग है। तो पीएम मोदी ने कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नितिन अब उनके बॉस, वो अब मेरे काम का आकलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। इधर जैसे ही नितिन ने पद संभाला तो देश भर के बीजेपी दफ्तरों में जश्न मना। प्रदेश में भी बीजेपी नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी। हालांकि युवा को जिम्मेदारी देने पर, या यूं कहें कि बीजेपी के इस फैसले को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। अपनी ओर से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे युवा अध्यक्ष दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का बहुत सफलता के साथ अध्यक्ष रहेंगे। हम ये सोच रहे थे कि जिस तरह की रस्साकसी देखने में आ रही थी, जिस तरह की उठापटक चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, नहीं बना। वही पुनरावृत्ति हुई है। जिस तरीके से खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, कहीं कोई जनाधार नहीं। बहुत सारे जनाधार वाले व्यक्तियों के होते हुए राजस्थान में एक पर्ची आई और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह एक पर्ची आई और नितिन नवीन बिना किसी लोकतांत्रिक पद्धति के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जल्द ही उनकी कार्यकारिणी भी बनेगी। लिहाजा अब चर्चा है कि उनकी टीम में भी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। संगठन में 70% पदाधिकारी 55 से 60 वर्ष उम्र के होंगे, तो 30% पद ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर नेताओं को मिलेंगे। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी का इतिहास बताता है कि पार्टी समय के साथ खुद को ढालती रही है। नितिन नवीन के जरिए शुरू हुआ ये पीढ़ी परिवर्तन अन्य प्रदेशों में भी नई सियासी लकीर खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और ये मान लिया जाए कि बीजेपी में एक और नई पीढ़ी को आगे लाने का दौर शुरू हो गया है, एक नई लीडरशिप तैयार करने का, जो हमने अतीत में कई सारे राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश की बात कर लें या तमाम सारे राज्यों में, अब राष्ट्रीय स्तर पर ये दोहराया शुरू हो गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो चरैवेती की विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी भी है। राष्ट्रवादी विचार, एक दृष्टिकोण, देश को किस प्रकार का बनाना, नागरिकों में किस प्रकार की भावनाएं ज्यादा हों, इस प्रकार से जो है हमारे सांस्कृतिक उत्थान हो, इन सब बातों के साथ साथ ये भी है कि हम लीडरशिप का ठहराव नहीं लाएं, ऐसा मुझे महसूस हुआ जी। तो और एक दूसरे तरीके से देखा जाए मनोज जी, तो एक और बात ये भी है कि आसपास के जो देशों में घटनाक्रम हुए हैं जिस प्रकार के, तो हमारे यहाँ ये नैरेटिव घड़ा जा रहा है कि जो है आसपास के देशों में जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं वो जैन जी के माध्यम से हुए हैं, वो नए लड़के हैं। और ये तो पहला तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो जैन जी है, हम उसको हिंसक और बेबुद्धि की तोड़फोड़ करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए सत्ता बदलने वाला क्यों मान रहे हैं? एक दूसरा जो है, यदि मान लो इस प्रकार से युवा पीढ़ी कुछ नया चाहती है, उसकी सोच और जो पुरानी सोच में अंतर है, बहुत ज्यादा यदि अंतर है, तो हमें बीच का गैप कैसे काटना है, तब नितिन नवीन का उदय। लेकिन शर्मा जी उसमें भी एक दिलचस्प चीज है, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। जैसे श्रीलंका को अगर हम छोड़ दें, तो अगर हाल ही में हम देखें बांग्लादेश की बात करें, तो वो जैन जी भी तो 86 साल के आदमी को अंतरिम मुखिया बना देते हैं। अगर नेपाल की हम बात करें तो 66 साल की सुशीला जी के पास कमान रहती है। तो वो बदलाव तो वो फिर भी वो नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे। अगर यही मंशा होती केवल कि साहब पुरानी पीढ़ी को हटा के नई को लाना है। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं फिर आपको एक बात के लिए थोड़ा सा मेरा पक्ष रखूं। जी जी बिल्कुल। पक्ष तो व्यवहारिक है, इसमें कोई इबट्स नहीं है। जैन जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सत्ता बदलना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की गिरावट और बेरोजगारी जो है, क्योंकि यदि मान लो उनके पैसे की 1 रुपया यदि लंबा चौड़ा हो जाए, अब आज ईरान में हो रहा है, तो इसका मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि $1 का मतलब तो 1,45,000 रुपया हो गया। तो अब आप उसमें क्या कर लोगे, क्या नंगा नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? तो भारत की तो अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है, भारत में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। पर मैं एक सेतु की बात कह रहा हूं जी, कि आज की जो विचारिक पृष्ठभूमि है, उस वैचारिक पृष्ठभूमि में युवाओं के साथ तालमेल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे में जो नितिन नवीन है उनका उदय हुआ है। मेरा अनुभव है, मेरा जो एक सोचने नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ कि अगर इस जैन जी से हम कंपैरिजन करें तो बीजेपी ने तो बहुत पहले सोच लिया। अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें, हम तो 50 साल में मुख्यमंत्री बन गए थे, शिवराज सिंह चौहान 45 साल में बन गए थे, उसके हेमंत बिस्व शर्मा है, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस की हम बात कर लें, 40-45 साल में मेयर के बाद महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो ये प्रयोग तो बीजेपी पहले से भी कर रही थी, अगर जैन जी से इसको जोड़कर देखा जाए तो। और जो आज कहा जा रहा है उसके संदर्भ में जोड़। अब आप ये भी तो देखिए कि नवीन जी जिस आयु के हैं, उससे मात्र 3 साल बड़े ही तो अमित शाह जी थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब ये थे 45 के, वो 48 के। और जिस आयु के उससे 1 साल बड़ी बीजेपी है, और उससे तो बस कुल मिलाकर के तो ये हो गया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में हमको 2 बातें निश्चित रूप से आपके बड़े चैनल पर डिस्कस करना चाहिए, और वो ये है कि 2 डायलॉग बड़े गंभीर निकले हैं इसमें से। जी। पहला, मैं प्रधानमंत्री हुआ तो क्या हुआ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, और नितिन जो है वो मेरे बॉस है। प्रधानमंत्री जी को इतना सरल और कार्यकर्ता बन करके कहने का अभिप्राय क्या है? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है। ये पद की निर्विरोध निर्वाचन बहुत सरलता से नहीं हुआ होगा, तब प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहना पड़ा कि वो मेरे बॉस है। इसका मतलब आप उनको कुछ भी करेंगे तो मैं मेरे बॉस को करोगे। ये एक पॉलिटिकल
आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये हम जब देख ही आप रहे थे लंबे समय से, क्योंकि एक लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे थे पिछले अध्यक्ष। यदि मनोज जी आप बैठ करके एक बड़े पत्रकार के नाते एक शासनाध्यक्ष और दूसरे राष्ट्रपति को एक गाड़ी में बैठ करके चलने का अर्थ निकालते हैं, तो बॉस कहने का अर्थ भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से एक संदेश और दिया गया है कि देश को दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो है वो घुसपैठियों की है और दूसरी चुनौती अर्बन नक्सल की है। ये जिसका कहने उन्होंने के खुलकर पीछे जिक्र किया आज अपने भाषण में। नहीं, आप देखिए आप काम क्या कर रहे थे, आपने पार्टी का चार्ज देना है, आप बता क्या रहे हैं, अर्बन नक्सल और घुसपैठिए। इसका दो कारण इसके माने जा सकते हैं कि एक तो सरकार कोई बड़ा स्टेप लेने जा रही है, दूसरा जो है ये इसके पीछे ये माना जा सकता है कि सरकार की रणनीति को जो है उन्होंने जाहिर कर दिया। दो चीजें बड़ी स्पष्ट होती है। भाई घुसपैठिए मतलब सीधा पश्चिम बंगाल की बात करें, और अर्बन नक्सल जो नक्सल है वो डेडलाइन नजदीक आ रही है। देखिए मनोज जी, ये पॉलिटिकल टिप्पणी है कि बंगाल को नेचुरली बंगाल को ध्यान में रख करके तो किया ही जाएगा, लेकिन जो इसके नितिन नवीन के साथ जुड़ करके देखने वाली बातें हैं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं, पर जा वहीं रही है जहां आप कह रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अब जिनको कह सकते हैं कि अनुभवी, मैं नाराज नहीं कहना चाहता आज के दिन, लेकिन जो अनुभवी नेता है उनका एक बहुत बड़ा समूह जो है वो पवेलियन में बैठ करके देख रहा होता है। बिल्कुल। तो आप उसका संतुलन कैसे बैठाएंगे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं संतुलन बैठाने वाली बात, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से एक शब्द को वाच कर रहा हूं, शायद मैं पहली बार ये शब्द आप सुनेंगे, इसको कान पे रोज आता है, लेकिन एनालिसिस के लिहाज से आज पहली बार आप सुनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रवचन चल रहे हैं इस समय या 100 वर्ष के आयोजन चल रहे हैं, तो इसमें संघ प्रमुख जी बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम केवल एक स्वयंसेवक तैयार करना है, बस इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। भैया कल तक आप सत्ता चला रहे थे, कब तक आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, कल तक आप राज्यसभा में लोग भेज रहे थे, कल तक आप सब जगह गाइडेंस और मार्ग दे रहे थे, कल तक आप ये कह रहे थे कि राम मंदिर हमारी सलाह पे बना है। आज एकदम से स्वयंसेवक बनाने जैसी बात क्यों आ गई? हम केवल इतना ही करेंगे, ये क्यों? ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि क्या हम जिनको स्वयंसेवक बना करके भेज रहे हैं वो स्वयंसेवक की भूमिका निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे। लेकिन जो अभी उन्होंने जिस स्वयंसेवक को जहां पहुंचा दिया, तो वो तो पूरे संघ के एजेंडे को पूरे कर रहा है। मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास शर्मा जी। एक बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूं, और वही बात है कि यदि नितिन नवीन जी को ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तब फिर समाचार पत्रों में पिछले 6 महीने 4 महीने से इस बात के लिए क्यों पंगा हुआ कि संघ जो है कह रहा है कि हम जो है हमारी सोच का। तो ये तो हम मीडिया वालों को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि 14 के बाद से ये नजारे में हर हर पोस्ट की जब भी होती है, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो चाहे और भी, तो ये मीडिया वालों को मंथन करना चाहिए कि उनके सूत्र कहाँ जाके फेल हो रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी जो आज भाषण दिया, 20 मिनट का भाषण दिया उन्होंने, जो काम की बातें थी, जो लगातार हम देखते हैं कि मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कहते रहे, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। एक पीढ़ी परिवर्तन हो गया है, लेकिन जो टीम बनेगी, लेकिन क्या इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल होंगे वो नितिन नवीन? हालांकि चूंकि अब अमित शाह और मोदी की मोहर लग गई है, तो किंतु परंतु तो ज़्यादा होना नहीं। लेकिन जो शर्मा जी ने भी कहा कि एक बड़ा वर्ग है नेताओं का जो अब पेवेलियन से देख रहा होगा। देखिए, जो उसके लिए शर्मा जी कह रहे थे ना, एक संदेश तो दे दिए ना प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल बॉस कह के, तो उन्हीं लोगों को संदेश है जो कुछ कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में उनको कोई अस्वीकार करे, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है, आपने बना दिया, और भी आला कमान इतना पावरफुल है कि कोई आवाज़ उठाएगा भी नहीं। तमाम लोगों के नाम चलते रहे हों, जो भी हुआ हो, चाहे संघ राजी हुआ हो ना हुआ हो, बाद में राजी हुआ हो, लेकिन नाम तो एक आया, नितिन नवीन का आया होगा, तो बहुत सारे समीकरण भी देखे गए होंगे क्यों नितिन नवीन। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि एक नितिन और भेजे थे संघ ने, नितिन गडकरी को, लेकिन उनकी विदाई जिस तरीके से कराई गई थी, जो आरोप लगते रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी का महत्व फिर भी कम नहीं हुआ। आप देखिए कि नितिन गडकरी उस समय जो है वो तलवार की धार बहुत पहनी थी जब नितिन गडकरी को हटाया गया। अब उस ना तलवार में उतना पहनापन है
और ना जो है सामने वाले कमजोर हैं। वो ढाल मजबूत है। तो आप देखिए कि यदि इतनी ताकत होती उस समय जिस तरह से हटाया गया था, तो कभी के अध्यक्ष का चयन हो जाता और जिसको चाहते उसका हो जाता। लेकिन इसमें डिले हुआ ना, तो कहीं ना कहीं तो समझौता हुआ, कहीं ना कहीं तो चर्चा लंबी चली है और एक नाम पर सहमति बनी होगी। तो ये वो जो शर्मा जी कह रहे हैं ना कि वो धारा उतनी तेज नहीं बची है, तो अब आपको समझौते करना पड़ रहे हैं। आपने जब तक मनमानी चलती रही, आपकी करते रहे, अब आगे और कमजोरी होना है आपको। एक झटके में तो आप देख लीजिए, वो तो क्या है, सफलता आपको मिल जाती है तो रिचार्ज हो जाता है। जैसे अब महाराष्ट्र में सफलता मिल गई, आपको बिहार में सफलता मिल गई, तो एक रिचार्ज हो जाता है। एक ये भी सोचने लगता है कि महाराष्ट्र में कहाँ सफलता मिल गई? अभी 93 पार्षद थे, उसके 89 रह गए। 11 दल बदल करके भी तो आ गए थे। दल बदल करके आ गए थे, लेकिन आप देखो मुंबई जैसे सत्ता की बात हो रही है ना कि विधान जी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो वो हो जाता। अब पश्चिम बंगाल है, अब नितिन नवीन का चयन हुआ है, तो एक तरह से एक संदेश ये देने की भी कोशिश की गई है कि अभी तक देखिए आप ओबीसी सब कुछ चल रहा था, लेकिन बाकी के सामाजिकों को भी साधने का जतन है। बंगाल के साथ साथ दक्षिण पर भी आप फोकस कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं युवाओं को लाकर, जो पूरी दुनिया में जो जैन जी की हम चर्चा कर रहे थे, चाहे श्रीलंका की बात करें चाहे नेपाल की बात करें, तो जैन जी जब सत्ता की भागीदारी हो जाएगी, संगठन में भागीदारी हो जाएगी, तो वो दिखेगा ना, एक यूथ आपका कनेक्ट होगा आपसे कि उस वर्ग के आप लोग साथ आ गए हो। और जो रहे आप जो कह रहे हो पवेलियन में बैठे वाले नेता हैं, तो वो पवेलियन में बैठे ही है ना, कर क्या पा रहे हैं? बिल्कुल। चाहे वो हम कांग्रेस में देख लें, वहां बैठे हुए हैं, चाहे यदि बीजेपी में, तो एक तरह से आपने पवेलियन में पूरी तरीके से नहीं बिठाया ना, कुछ लोगों को बिठाया, एक साथ तो बिठा नहीं दिया आपने, एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया। और जो बैठे हैं वो भी केवल हुटिंग कर सकते हैं, वो ना बोतल फेंक सकते हैं, ना स्टेडियम में आग लगा सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो अब जब एक साथ आप बदलोगे तब विद्रोह होता है। जब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ना, प्रयोग करके देख लिया मध्य प्रदेश में, उन्होंने युवा अध्यक्ष को ले आए थे, यहाँ पे एक पूरी पीढ़ी बदल दी थी उन्होंने एक झटके में, मंडल अध्यक्ष से लेकर आप मंडल अध्यक्ष से देखिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में इससे पहले उन्होंने प्रयोग किया था कि बुजुर्गों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। प्रयोग करके देख लिया ना, पार्टी में कितना असंतोष होता, कहां से होता, सबसे मजबूत प्रदेश में उन्होंने वो करके देख लिया। आप देखिए उससे ज्यादा राजस्थान में करके देख लिया उन्होंने, उससे बड़े गुजरात में हो गए, गुजरात में कर लिया। गुजरात तो चलिए कि उन्होंने जितनी प्रयोगशाला करनी थी कर ली उनके हाथ में, लेकिन आप राजस्थान में आप प्रयोग कर गए, जहां वसुंधरा राजे की बात करते हैं हम कि कितनी उग्र नेताओं में उनकी गिनती होती थी, तत्काल प्रतिक्रिया आ जाती थी। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को देख लीजिए आप, बाकी के राज्यों में भी देख लीजिए ना, प्रयोग किए ना उन्होंने। चाहे हमने हरियाणा में देख लीजिए, एक झटके में खट्टर को बिठा दिया उन्होंने। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप कि आपने गैर मराठा को आपने शासन दे दिया, तो वो प्रयोग करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब नितिन नवीन के खिलाफ भी कोई बोलेगा? निश्चित तौर पर कोई नहीं बोलेगा, सब उसी रो में चलेंगे। चाहे वो कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है, हाँ, कांग्रेस की प्रतिक्रिया दिलचस्प है कि नितिन नवीन, जबकि नितिन नवीन देखिए विद्यार्थी परिषद से आए हैं, आरएसएस के ही वो प्रोडक्ट हैं, एक तरह से कह सकते हैं, लगातार कई राज्यों प्रभारी रहे, वो कभी उनके विवादित बयान नहीं आए मनोज जी। पार्टी संगठन में काम करने का उनका वो है कि संगठन को मजबूत करना है, ना विवादित बयान है उनके, वो काम पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जनाधार ना मनमोहन सिंह का था ना खड़गे जी का था। अब आप देखिए दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, खड़गे जी कह रहे हैं उनका अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका जनाधार नहीं है। अरे लगातार विधायक चुनता है वो व्यक्ति, और आप कह रहे हैं, और जहां पे कुछ उनके कास्ट के बोझ नहीं, तमाम समुदायों को साथ लेकर, तो ऐसे व्यक्ति को आपने चयन किया है। दूसरी तरफ खड़गे को देख लीजिए आप, खड़गे जी तो अब राज्यसभा फिर जाएंगे, उनका कौन सा जनाधार की बात कर लें, या तो फिर मनमोहन सिंह जी के पास चले जाएं, उनका कौन का जनता का जनाधार था, प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से रहे 10 साल। ये कहने की बात है कि आपने विपक्ष का यदि कोई नेता बना है, युवा बना है, अध्यक्ष बना है, तो आप विपक्ष के नाते सिर्फ कटाक्ष ही करोगे, उस पर आप आलोचना ही करोगे। आत्ममंथन क्यों नहीं करते हो आप? कि आत्ममंथन करो कि एक दल है जो अपने कार्यकर्ता को ला रहा है, और हम यहाँ थोप रहे हैं 80 साल के 85 साल के व्यक्ति को, क्यों नहीं आप बदलाव करते? और जो भी वो भी ये कह रहा है कि आला कमान से पूछूंगा। लेकिन शर्मा जी बड़ी चुनौती है 5 राज्यों के चुनाव। पश्चिम बंगाल में तो जनाधार ठीक ठाक है बीजेपी का, लेकिन केरल है बड़ी चुनौती है, तमिलनाडु है बड़ी चुनौती है, और इसके साथ ही आसाम में वापसी करना है। तो क्रेडिट अगर वो जीतते हैं, अगर ठीक ठाक करते हैं, तो क्रेडिट तो निश्चित तौर पर अमित शाह और मोदी के खाते में जाना है। लेकिन अगर नतीजे वैसे नहीं निकले जो उम्मीद है, तो इसका ठीकरा क्या लगता है आपको? नितिन नवीन को झेलना पड़ेगा शुरुआत में ही? इस समय 2 बातें बड़ी स्पष्ट चल रही हैं जिनको हम समीक्षा करते समय याद रखते हैं। मैं तो मोटे तौर पर जी अभी एक सबसे बड़ी चीज ये चल रही है कि वोट पैटर्न देश का बदला है।
पहले मैं बार बार कहता हूं कि पहले अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स चलती थी और अब जो है बहुसंख्यक पॉलिटिक्स चलने लग गई। सत्ता पहले अल्पसंख्यकों के वोटों के समूह के आधार पर आती थी, अब बहुसंख्यकों का वोट प्रतिशत इतना ज्यादा हो गया। आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी शर्मा जी। जी, यदि यदि मान लो ये कहे कि अल्पसंख्यक वोट के आधार पर सत्ता का निर्माण होता था, वो सिलसिला बंद हो गया। वो तो हम देख रहे हैं बहुसंख्यक पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बन गया, महाकाल मंदिर बनना है, केरल में कुंभ हो रहा है 250 साल बाद। इसलिए जो है मध्य प्रदेश देश भर में सरकारों को भाजपा का पक्ष प्लस दिखाई देगा। एक बात सरकारों में, मतदान में जिसको अपन कह सकते हैं, और दूसरा जो आउटपुट है, यदि हम जो है कुछ चाहते हैं किसी से कि कोई हमारे लिए क्या कर रहा है और वो करता हुआ हमको दिख रहा है क्या। अब कोई देश में खड़े होकर के ये कहे कि ये देश बर्बाद हो गया, इसमें सड़कें नहीं है और ये नहीं है, तो कौन मानेगा उसकी बात को। आप एक जगह सड़क का थोड़ा सा हिस्सा उखाड़ करके और आप ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बहुत घटिया सड़क बनी है, लेकिन आप तो देश भर में घूमते हैं, आपको घटिया का 1-8% कहीं दिखा होगा जहां ग्रामीण अंचल है और उसने नीचे की फाउंडेशन तैयार नहीं करी, वो आपको गड़बड़ी दिख जाएगी, लेकिन इसका मतलब पूरी गड़बड़ हो गई ये तो नहीं मानेगी ना जनता। तो एक काम का आउटपुट जो है वो आपको प्लस करता है, एक आपको सामाजिक हो गया, दूसरा आपका काम का हो गया जी। और तीसरा जो है एक बहुत बारीक बात जो मानसिक रूप से चल रही है लोगों के दिमाग में, कि एक लय बनी है इस देश में। छोटी मोटी गलतियों के कारण इस लय को बिगाड़ने की क्या जरूरत है। मेरे और आपके संबंध यदि मान लो 50 बरस 40 बरस से हैं या 30 बरस से हैं और मेरी 2 गलतियां आपको पकड़ में आ गई और आपको ने 40 बरस 30 बरस में केवल उन 2 गलतियों के कारण मेरे से संबंध तोड़ दिए, तो ये अकलमंदी तो है ही नहीं ना। क्योंकि जो काम हमने इतने वर्षों में नहीं किया और यदि अब हो रहा है तो उसको सुधार लीजिए। बिल्कुल। तो 40 बरस बाद 50 बरस बाद देश में एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार आउटपुट दे रही है। अच्छा आप देखिए मनोज जी, एक क्षेत्र में दे रही है ऐसा नहीं है कि आप कह दो राम मंदिर बन गया और राम मंदिर बन गया, एक शोर मचाते हैं, अब ये तो सोमनाथ चले गए, लेकिन आप ये देखिए कि आयुध निर्माण के मामले में हम निर्यात कर रहे हैं, आत्मरक्षा के मामले में हम इतने सशक्त हो गए। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है जहां प्रगति नहीं हुई, लेकिन विजय जी हमने देख रहे हैं मेरी बात पूरी होगी कि चाहे जो भी सेक्टर हो उस सेक्टर में हमने आउटपुट दिया। इसलिए कहीं ये नहीं है, दक्षिण के लोगों के दिमाग में ये आने लग गया कि ये जो क्षेत्रीय दल है ये हमें बांध करके रख रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं। ये छटपटाहट उनके मन में तिरुवनंतपुरम के महापौर चुनाव के बाद से मुझे दिखाई दी है। और एक बड़ा बेसिक बात जो आ जाती है, भाई आप विरोध किसका कर रहे हो, एलडीएफ और यूडीएफ आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन और अभी तक ये भी आरोप लगता था ना शर्मा जी कि हिंदी बेल्ट की पार्टी है, काऊ बेल्ट पूरे देश की पार्टी हो गई। लेकिन एक और चीज है ना ब्रजेश जी, एक और हमने देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस क्षेत्रीय दल के साथ गई है वहां कांग्रेस का जनाधार खत्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी जिन क्षेत्रीय दलों के साथ जा रही है वहां क्षेत्रीय दल कम हो रहे हैं और बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। तो इसको आगे ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने होगी। बहुत छोटी प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पर मनोज जी हम देख रहे हैं कि लगातार जिन क्षेत्रों में यदि बीजेपी जा रही है, तो जो शर्मा जी कह रहे थे, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे हर क्षेत्र में काम करने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, जो वो नारा दे रहे हैं ना, सब तरफ से काम कर रहे हैं, तो उस पर लोग भरोसा करते हैं। अभी तक आप कह रहे थे साहब हिंदी बेल्ट की पार्टी है, गाय को लेके आप देखिए, गाय को लेकर वो जब दूसरी तरफ जाते हैं तब ये एक समय कहा जाता था बनिया ब्राह्मणों की पार्टी, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है। तो वो जो तमगे लगाए थे जो विपक्ष ने, जो उनके विरोधी हैं, जिसकी मोहर लगा के जो एक लगा के आप उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें उन्होंने मिटाने की कोशिश की। जी आप जो कह रहे हो ये बात मोदी जी ने भी कही है कि पहले हम विधानसभाओं लोकसभा में बढ़े थे, अब तो हम निकाय के चुनाव में भी, ग्रामीण पंचायतों में भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जनाधार नीचे तक जा रहा है। वो तो कह ही रहे ना कि सरपंच से लेकर संसद तक, तो ये हम होता भी देख रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो नितिन नवीन को कमान मिल गई और बीजेपी एक नए नवीन युग का शुरुआत हुई है। अब नितिन नवीन इस पार्टी को कहाँ तक आगे ले जाते हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है और इसके साथ ही उनके साथ ऐसा लंबा बैकअप भी है। कितनी बड़ी देश की पार्टी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे लोकप्रिय चेहरा उनके पास है, तो ऐसे में उनका काम आसान भी है और कठिन भी है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।